रमा देवी 65 साल की एक महिला थी जो कि अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उनका घर कानपुर शहर की घनी बस्ती में था। शाम हो चुकी थी। 7 वर्षीय विकास अपनी दादी रामा जी के साथ हर शाम को मंदिर जाया करता था। वहां से वापस लौटते समय विकास आसपास बने बाजार को देखकर खुश हो रहा था। इस कारण से उसका ध्यान सामने सड़क पर नहीं था। इतने में वह पत्थर से टकराकर गिर गया। गिरने से उसके घुटनों पर हल्की फुल्की चोट आ गई। यह देखकर दादी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी दादी को रोता देखकर विकास बोला, अरे दादी, आप रोती क्यों हो? हल्की फुल्की चोट ही तो है। अब ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मैं ही रोड पर नहीं देख रहा था। विकास की बात सुनकर दादी अपने आंसू पोंछकर हल्के से मुस्कुराकर बोली, पर अभी भी उनके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे तैसे अपनी घबराहट और विकास के साथ वे घर की तरफ रवाना हुई और आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर में घुसते से ही बरामदे में बैठी विवान की मम्मी अर्थात रामा जी की बहू ने जब विकास के घुटनों की तरफ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, यह क्या माँ जी, आपने आज भी विकास का कोई ध्यान नहीं दिया? मेरे बच्चे को चोट लगा कर ले आई। आखिर ध्यान आपका कहाँ रहता है? कितनी बार कह रखा है कि जब भी विकास को लेकर जाएं तो उसका ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आप तो अपनी मौज मस्ती में लगी रहती हैं। लग गई होंगी जरूर अपने किसी और पड़ोसी या दोस्तों के साथ बातचीत करने में। गलती मेरी ही है जो मैंने उसे आपके साथ भेज दिया। अपनी बहू की बातें सुनकर रमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह इससे पहले कुछ कहती कि उनकी बहू ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। अब अपने यह झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। सब जानती हूँ मैं आपके नाटक। नहीं मम्मी, दादी की तो कोई गलती ही नहीं थी, वह तो मेरी गलती थी। विकास बोल ही रहा था कि मम्मी ने डांटा, चुप कर, ज्यादा अपनी दादी का पक्ष लेने लगा है। और आप मेरे बच्चों को भड़काना बंद कीजिए। रोटी हमारी कमाई की खाती हो और हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काती हो। मुफ्त की रोटी पचती नहीं है आपको। ऐसा कहकर वह विकास का हाथ पकड़ कर उसे अंदर ले गई और रामा जी अपने आंसू बहाते रह गई। बार बार अपनी बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। गलती बहू की भी क्या कहें, जब बेटा ही नालायक हो तो आखिर बेटा ही तो वह पहला शख्स था जिसने उनकी रोटी की कीमत उनसे पूछना शुरू की थी। यह कहकर कि मेरी पत्नी सुबह से रात तक लगी रहती है और आप हैं कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं, थोड़ा बहुत काम नहीं करवा सकती क्या? जबकि रामा जी अपने बेटे के बेटे मतलब विकास को सुबह से शाम तक संभालती थी। यहाँ तक कि घर के कामों में भी अपनी बहू का बराबर हाथ बटाती थी। रमा जी को अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वह अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी, जबकि बेटे बहू यहाँ शहर में किराए से रहते थे। 5 महीने पहले रमा जी के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद बार बार गांव न आने जाने की समस्या का समाधान यह निकाला कि गांव का मकान बेचकर शहर में एक छोटा सा मकान ले लिया। जब रामा जी ने मकान बेचकर शहर में मकान लिया तब गांव के लोगों ने खूब समझाया था कि मकान अपने नाम पर लो, पर उन्होंने यह सोचकर मकान बेटे के नाम पर ले लिया कि उन्हें सिर्फ 2 रोटी ही तो खानी है। अब मकान उनके नाम पर हो या बेटे के नाम पर, क्या फर्क पड़ता है। अब उसी मकान में रामा जी से उनकी रोटी की कीमत पूछी जा रही थी। हर रोज अपने स्वाभिमान के टुकड़े होते देखकर रामा जी का दिल बार बार रोता था, पर उन्हें इसका कोई समाधान नजर नहीं आता था। कोई और बेटा या बेटी नहीं थी जिसके पास चली जाए। प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ यह मकान बचा है जो भी बेटे के नाम से लिया था। अब उस पर भी मालिकाना हक कैसे जताए। बस ले देकर पेंशन ही आती थी। जो भी बेटे बहू
रख लेते थे, पर जब इस बार पेंशन आई तो रामाजी ने उसे अपने बेटे बहू को न देकर अपने पास ही रख ली। इस पर बेटे बहू ने काफी बखेड़ा खड़ा कर दिया, पर इस बार रामाजी टूटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अपना मन बना लिया था। माँ, आखिर तुम इस पेंशन का क्या करोगी? घर का सामान डलवाना है, आप चुपचाप पैसा दे दो। नहीं नहीं, इस बार नहीं, बहुत सुन लिया मैंने। घर का राशन मेरे पैसों से आता है और मुझे ही ताने सुनाए जाते हैं कि मैं मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अच्छा, तो अब आप हमारे खिलाफ ही खड़ी होंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरा भी स्वाभिमान है। क्या उम्र के साथ स्वाभिमान खत्म हो जाता है? मैं भी देखूं फिर आप इस घर में कैसे रहती हैं। यह मेरा घर है, मैं जब चाहे आपको घर से निकाल सकती हूँ। बहू चिल्लाते हुए बोली, ऐसा करने का सोचता भी मत, इतनी कमजोर भी मैं नहीं हूँ। रमाजी ने भी जवाब दिया। सुन लिया अपनी माँ को? देखा कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इनकी। मैं कहती हूँ निकालो इन्हें अभी इसी वक्त। बस बहू, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मुझे पता था कि मेरी पेंशन आने के बाद तुम यह सब तमाशा जरूर करोगे, इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। रमाजी भी बोली, अच्छा, जरा हम भी तो देखें क्या बंदोबस्त कर रखा है आपने। बहू चिल्लाई, अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान किया तो मैं प्रशासनिक मदद लूंगी और एक एनजीओ वाली से मैंने बात कर रखी है। रमाजी भी गुस्से से बोली, जाइए आपको जहां जाना है, देखें तो प्रशासन भी हमारा क्या बिगाड़ता है। आखिरकार जब उनके बेटे बहू ने उन्हें जरूरत से ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने एनजीओ और प्रशासन की सहायता लेने के लिए एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत कर दी और इस काम में उनकी मदद एनजीओ की शर्मिला देवी ने बहुत की और एसडीएम के यहाँ चक्कर लगा कर आखिर वहां पर उनको मदद और इंसाफ मिल ही गया और शर्मिला जी की मेहनत रंग लाई। आखिरकार एनजीओ और प्रशासनिक सहायता से रामाजी को मकान में एक कमरा दे दिया गया जहां पर वह अपनी पेंशन से अपना भरण पोषण करती है और स्वाभिमान के साथ रहती है। साथ ही उनके बेटे बहू को ताकीद कर दिया गया कि अगर वह दोबारा उन्हें परेशान करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब जाकर रामा देवी का जीवन सुखी हुआ था। जिंदगी भर के संघर्ष के बाद उन्हें अब कुछ शांति मिल रही थी। बेटे बहू को भी अब एहसास हो रहा था कि हमने जो किया वह गलत किया, क्योंकि रामा देवी जब तक घर में रहती थी तब वह बहुत सारे काम में बहू के हाथ बटा देती थी। अब रामा देवी का पोता विकास भी दिन भर उन्हीं के साथ रहता था, खाना वगैरह भी उन्हीं के साथ खाता था। अब बहू की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोके या रामा देवी को कुछ कह सके और रामा देवी ने भी अब अपना नरमाई का रुख छोड़ दिया था, क्योंकि नरमाई से उनकी बहू उनके ही माथे पर चढ़कर नाचने लगी थी। अब वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। अब वह भी अच्छे से ही बातें करने लगी थी। तीज त्योहार पर नमकीन मीठा वगैरह बनाकर भी भेजना शुरू कर दिया था। आखिर उसे भी अब एहसास हो चला था कि पेंशन के पैसे से और अब वह जिस कमरे में रह रही थी उसके किराए से ही उनकी मदद और रामा देवी के काम से भी उनके घर की बहुत मदद हो जाती थी और उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील।